गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये लास्ट हेडिंग थी, ठीक है। इसी के आगे हम शुरू करते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये हमने जान लिया था। कनेक्ट करने के लिए मैं एक बार दोहरा रही हूँ, ठीक है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला कारक भौगोलिक कारक हो सकता है ना। भौगोलिक कारक हो सकता है, जियोग्राफिकल फैक्टर हो सकता है, साथ ही कोई आर्थिक कारक भी हो सकता है जो जनसंख्या के फैलाव को, वितरण को क्या करता हो, प्रभावित करता हो। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक कारण भी हो सकता है ना, और सोशल कारण भी हो सकता है, सामाजिक कारक भी हो सकता है जनसंख्या के वितरण के लिए जिम्मेदार। एक एक करके देखते हैं। चलिए, भौगोलिक कारक जो होते हैं, जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो होते हैं, उनके अंतर्गत आएगा स्थलाकृति, टोपोग्राफी, लिख लीजिए आप, है ना। टोपोग्राफी, जलवायु, फिर मृदा, जल और खनिज। ये सभी कारक उत्तरदायी हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के लिए, ठीक है। एक एक करके पढ़ते हैं। जो स्थलाकृति है, भौगोलिक कारक के अंतर्गत जो स्थलाकृति है, ये कैसे मानव की जो जनसंख्या है उसे प्रभावित करती है। आपको ध्यान होगा, आपने जो 6-7 की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो मैंने आपको बताया है वहां पर कि जब मैदानी क्षेत्र होते हैं, जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, वहां पर जनसंख्या क्या करती है, अधिक निवास करती है, अधिक रहना पसंद करती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र की भूमि क्या होती है, उपजाऊ होती है, समतल होती है, ठीक है। तो समतल भूमि पर उत्पादन करना, कृषि करना क्या होता है, आसान होता है। इसलिए समतल भूमि पर या मैदानी क्षेत्र पर जनसंख्या अधिक निवास करना पसंद करेगी। वहीं अगर बात करें पर्वत, पठार, मरुस्थल, जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जहाँ जीवन जीना क्या हो, कठिन हो, ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करेगी। तो जहाँ जनसंख्या कम निवास कर रही है, उसका कारण क्या है कि वहां की भौगोलिक परिस्थिति जो जीवन जीने के लिए क्या है, दुर्गम है, कठिन है, ठीक है, कठिन है। इसलिए वहां पर जनसंख्या कम निवास करती है। वहीं मैदानी भाग में जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो स्थलाकृति के अंतर्गत हम देखेंगे, जैसे पर्वत है, पठार है, या फिर मैदान है। पर्वत, पठार, मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल भी आप लिख ही लीजिए। ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में, मैदान से तात्पर्य समतल भूमि, है ना, समतल भूमि, यहाँ जनसंख्या अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, ये आपको अभी मैंने बताया है। क्योंकि भूमि कैसी है, समतल है ना। तो यहाँ पर खेती करना, कृषि करना, है ना, और विनिर्माण करना, विनिर्माण समझते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी सेक्टर। इससे पहले आपने उद्योग पढ़ा था, तो औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर बनाए जा सकते हैं आसानी से, इंडस्ट्री आसानी से बनाई जा सकती है। तो विनिर्माण करना, ठीक है, औद्योगिक गतिविधियों के लिए ये स्थान भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही जो सेवा क्रियाएं हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। क्या, मैदानी क्षेत्र, परिवहन, अगर विनिर्माण की बात करेंगे, उद्योगों के क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, तो वहां परिवहन भी चाहिए होगा, जल भी चाहिए होगा। ये सब कुछ मैदानी भाग में क्या होता है, आसानी से उपलब्ध होता है। बहुत अच्छी सड़कें उपलब्ध होती हैं। तो ये सब कहाँ बनाया जा सकता है, ये सब बनाया जा सकता है आसानी से मैदानी भाग में, पर्वत, पठार, मरुस्थल की तुलना में। तो जहां पर ये आसानी से हो जाएगा,
आसानी से कर पाएंगे वहां पर ही जनसंख्या क्या होगी, ज्यादा निवास करेगी। ज्यादा निवास करेगी तो जनसंख्या वहां का जो क्षेत्र है उसके लिए क्या हो गई, जनसंख्या घनी हो गई, घने बसे क्षेत्र होंगे। तो मैदान कहाँ होंगे, घने बसे क्षेत्र होंगे। ठीक है, तो वहां पर जनघनत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको जनघनत्व के बारे में बताया था। तो मैदानी क्षेत्र की के यदि उदाहरण देखें, जैसे मैदानी क्षेत्र के संदर्भ में जैसे गंगा का मैदान, भारत में जो गंगा का मैदान है इस क्षेत्र में जनसंख्या क्या होती है, बहुत अधिक निवास करती है। गंगा के मैदान में विश्व का सबसे घना बसा क्षेत्र है। कौन सा, गंगा का मैदान। ठीक है, वहीं पर्वत पठार की बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या कम है, क्योंकि यहाँ पर जीवन जीने के लिए जो ना ही आसानी से खेती कर सकते हैं, ना ही यहाँ पर आसानी से सड़क बना सकते हैं, उद्योग लगाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो जीवन के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वही आसानी से पूरी नहीं हो पाती हैं, है ना। तो इसलिए जनसंख्या यहाँ पर कम निवास करती है। जैसे एंडीज पर्वत कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत, आल्प्स और हिमालय पर्वत भारत में है ना, उत्तर में पहरेदार की तरह है। हिमालय पर्वत, इन क्षेत्रों में लोग क्या हैं, विरल रहते हैं, मतलब दूर दूर रहते हैं। जैसे कि अगर मैं गंगा के मैदान की बात करूं तो ये गंगा का मैदान है, तो यहाँ पर लोग बहुत घने घने बहुत पास पास रहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना घना है। ये बिंदियों के माध्यम से मैं जनसंख्या को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप इसे उसी रूप में लीजिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने पास पास लोग रहते हैं, कितना घना है ये क्षेत्र गंगा का मैदान। ठीक है, वहीं पर्वतीय क्षेत्र की बात करेंगे अगर, तो कुछ इस तरह से होगा। जैसे ये अगर कोई पर्वतीय क्षेत्र है तो जनसंख्या कुछ इस तरह से निवास करती है, दूर दूर, जिसे क्या कहते हैं, विरल, जिसे आप गिन सकते हो बहुत आसानी से। जनसंख्या बस इतनी सी ही है ना, ये क्या हो गया, विरल। ठीक है, ये हो गया विरल। इस तरह से ये जनसंख्या निवास करती है। अगला फैक्टर क्या है, जलवायु। स्थलाकृति के आधार पर कहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है और कहाँ कम, ये आपने जान लिया। क्या किसी को स्थलाकृति शब्द से भी समस्या है? अगर है तो जान लीजिए, स्थलाकृति या फिर टोपोग्राफी क्या होता है, सतह का जो आकार या बनावट होता है वही क्या है, स्थलाकृति कहलाती। स्थल की आकृति है ना, स्थल की आकृति के आधार पर तय किया जा रहा है कि जनसंख्या कहाँ अधिक निवास करेगी और कहाँ कम निवास करेगी। ये बहुत अच्छा डिवीजन है। ठीक है, स्थलाकृति, स्थल की आकृति। यदि स्थल समतल है तो जनसंख्या अधिक निवास करेगी, यदि स्थल दुर्गम है अर्थात कठिन परिस्थितियों वाला है, पर्वत पठार मैदान सॉरी मरुस्थल, तो कम निवास करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जलवायु के बारे में जानते हैं। और जलवायु के बारे में जानने के क्रम में हम जानेंगे कि जलवायु किस तरह से जनसंख्या वितरण के लिए उत्तरदायी है। जलवायु की जब आप बात करते हैं तो एक शब्द इसमें आता है, चरम जलवायु। सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है कोई बात नहीं। जो चरम जलवायु है उसमें कौन सी स्थिति होती है आखिर चरम जलवायु के अंतर्गत? जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, और आगे ज्योग्राफी ही पढ़ रहे हैं, आगे भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे क्योंकि 9th क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको चरम जलवायु ये शब्द कई बार सुनने को मिलेगा। आखिर इसके अंतर्गत क्या आएगा? चरम जलवायु के अंतर्गत, चरम जलवायु के अंतर्गत होगा अत्यधिक गर्म। कैसी जलवायु? अत्यधिक गर्म जलवायु, है ना, और अत्यधिक ठंड, अत्यधिक ठंड जलवायु, है ना। तो ऐसे जो क्षेत्र होंगे जहां पर अत्यधिक गर्मी हो या फिर अत्यधिक ठंडी हो, वो क्षेत्र क्या हो जाएंगे? चरम जलवायु वाले क्षेत्र हो जाएंगे। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं जैसे कि
अत्यधिक गर्म की बात करें तो सहारा मरुस्थल, है ना, गर्म क्षेत्र है। वहीं ठंडी की बात करें तो रूस का ध्रुवीय प्रदेश, पोलर रीजन, रूस का ध्रुवीय प्रदेश, या फिर कनाडा, या फिर अंटार्कटिका। ये जो क्षेत्र हैं ये क्या है, बहुत ही ठंडे हैं। यहाँ रहने से लोग बचते हैं। क्या करते हैं, यहाँ रहने से लोग बचते हैं। चरम जलवायु वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां रहने से लोग क्या करते हैं, बचते हैं। मतलब बहुत ही रेयर लोग वहां पर रहते हैं। वहीं बात करें मैदानी क्षेत्र में जो जलवायु होगी वहां पर अधिक लोग निवास करेंगे। फिर सेम हो जाएगा, जहां पर अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंड ना हो। मीन्स जलवायु कैसी हो, हल्की सी गर्म हल्की सी ठंड, जिसे क्या कहते हैं, सुहाना मौसम। वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करेगी। ठीक है, शेष ये जो क्षेत्र हैं चरम जलवायु वाले क्षेत्र, यहाँ जनसंख्या लिख लीजिए, जनसंख्या रहने से बचती है। ऐसे क्षेत्रों में कम ही रहती है, रेयर रहती है। ठीक है, इन्हें छोड़कर शेष क्षेत्रों में रहती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मृदा। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा, सॉइल। सॉइल कैसे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। ऐसी भूमि, ऐसी मृदा जहां क्या हो, जो उपजाऊ हो। जो मृदा उपजाऊ होगी, फर्टाइल होगी, वहां पर जनसंख्या क्या होगी, अधिक निवास करेगी। क्यों, मृदा यदि उपजाऊ है, मिट्टी यदि उपजाऊ है, तो वहां पर कृषि आसानी से लोग कर पाएंगे। कृषि अच्छी होगी, है ना, कृषि अच्छी होगी तो उत्पादन अच्छा होगा। उत्पादन अच्छा होगा तो लोग अधिक रहेंगे वहां पर। तो इस वजह से जहां उपजाऊ मृदा होती है वहां पर कृषि अच्छी होती है, और यहाँ जनसंख्या निवास अधिक होगा लोगों का, या जनसंख्या अधिक होगी। ठीक है, वहीं यदि बात करें जहां पर मृदा उपजाऊ नहीं है, वहां पर कृषि अच्छी नहीं होगी। ठीक है, उपजाऊ से ही एक दूसरा, मृदा से ही दूसरा पक्ष निकाल लेते हैं। मृदा उपजाऊ नहीं, उपजाऊ नहीं, एक कॉन्सेप्ट है जहां मृदा उपजाऊ है, फर्टाइल है, मिट्टी फर्टाइल है, वहां पर तो कृषि अच्छी होगी और जनसंख्या अधिक निवास करेगी उस क्षेत्र में। लेकिन जहां की मृदा उपजाऊ नहीं है वहां जनसंख्या कम निवास करेगी। जनसंख्या कम निवास करेगी। ये एरो देख रहे हैं, इसका मतलब है कम निवास करेगी। ठीक है, जनसंख्या वहां कम होगी। स्पष्ट है। और इसके संदर्भ में जहां पर मिट्टी अच्छी होती है, उत्पादन अच्छा होता है, कृषि अच्छी होती है, उन क्षेत्रों की बात करें तो जैसे भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान की जो भूमि है, जो मृदा है, वो क्या है, उपजाऊ है। दूसरा, मिस्र में, मिस्र इजिप्ट, है ना, मिस्र में नील नदी, कौन सी नदी, नील नदी का उपजाऊ क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र। यहाँ मैदान ना लिखकर आप उपजाऊ लिख ले, ताकि कंफ्यूजन कोई आपके दिमाग में ना होने पाए। उपजाऊ क्षेत्र। इसके अतिरिक्त क्या उदाहरण हो सकता है, चीन का भी हो सकता है उदाहरण। चीन की, चीन में हुआंगहू, क्या नाम है, हुआंगहू, और चांगजियांग, चांगजियांग का उपजाऊ क्षेत्र, है ना। तो ये जहां भी उपजाऊ क्षेत्र होंगे
उपजाऊ क्षेत्र किस संदर्भ में देखेंगे? मिट्टी के संदर्भ में, मृदा के संदर्भ में देखना है आपको कि जिस भी जगह की, जिस भी क्षेत्र की, जिस भी देश में मृदा उपजाऊ होगी या अधिक उपजाऊ होगी, वहां पर लोग क्या करेंगे? अधिक निवास करेंगे, वहां की जनसंख्या क्या होगी? अधिक होगी। ये क्षेत्र कैसे है? घने बसे क्षेत्र हैं, घने बसे क्षेत्र हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर पहुंचे। अगला पॉइंट क्या था प्रभावित करने के क्रम में? वहीं अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। जल की बात करें तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि जल ही क्या है? जल ही जीवन है, जल ही जीवन है ना? तो जनसंख्या अधिक कहाँ होगी? जहां पर जल उपलब्ध होगा। तो जल रहने के लिए प्राथमिकता है, जहां आप रह रहे हैं वहां पर जल होना चाहिए। आप जानते हैं जल कैसा होता है? जल तो दो तरह का होता है, लवणीय और अलवणीय। तो कैसा जल चाहिए? अलवणीय, लवणीय नहीं, सॉल्टी वाटर नहीं। किसे प्राथमिकता देते हैं? अलवणीय जल को प्राथमिकता देते हैं। जहां पर अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध हो, कैसे? आसानी से उपलब्ध हो, उपलब्ध हो, वहां पर क्या होगी? अधिक जनसंख्या रहेगी, जनसंख्या अधिक होगी। और जहां पर अलवणीय जल कम होगा या नहीं होगा या मुश्किल से मिलता होगा, वहां पर जनसंख्या कम निवास करेगी, है ना? तो हमने देखा है कि ज्यादातर जनसंख्या आपने सुना होगा, देखा नहीं, देखा जरूर होगा, लेकिन फिलहाल अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो सुना है कि जो जनसंख्या है रहने के लिए किसी न किसी नदी क्षेत्र के आसपास ही रहते हैं या जल के आसपास निवास करते हैं। जल है, नदी है, तालाब है, पोखर है, झील है, इसके आसपास जनसंख्या अक्सर अधिक निवास करती है। ये क्षेत्र कैसे होते हैं? घने बसे क्षेत्र होते हैं। जैसे कि आपने अभी इसमें भी देखा, किसमें? मृदा के क्रम में जब देखा तो आपने जाना जनसंख्या कैसे निवास कर रही है। वहां की, जहाँ की मृदा अच्छी होती है, फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, वहां पर जनसंख्या निवास करती है। लेकिन ये जो क्षेत्र आपने देखा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये क्या है? नदी है। ये क्या है? नदी है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र है, वहां पर जनसंख्या अधिक निवास कर रही है। तो नदी है तो पानी होगा, तो इनके आसपास ही जनसंख्या अधिक निवास करेगी। ये पानी कैसा? अलवणीय है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे जानते हैं। लिख सकते हैं, मरुस्थल में विरल जनसंख्या रहती है, विरल जनसंख्या, या बहुत दूर दूर लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखें। भौगोलिक कारक के अंतर्गत अगला पॉइंट है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, वो क्या है? खनिज, मिनरल्स। जो मिनरल के डिपॉजिट होते हैं, क्या? खनिज निक्षेप, डिपॉजिट, क्या कहते हैं उसे? डिपॉजिट। निक्षेप वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहां पर जनसंख्या अधिक रहती है, जनसंख्या अधिक रहती है। ये जो एरो है ये बताता है कि जनसंख्या वहां पर अधिक रहती है, अधिक बसे हुए होते हैं। जैसे कि उदाहरण ले तो, जैसे दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खान, किसकी? हीरे की खान, डायमंड की खान, है ना? वही मध्य पूर्व में, मध्य पूर्व में तेल की खोज हो गई है, तो वहां पर भी जनसंख्या रहने के लिए प्रेरित होती है, उस तरफ जाती है जनसंख्या, है ना? तो ये सारी चीजें हैं, जहाँ कहीं भी तेल की खोज हो जाए जिस क्षेत्र में, वहां जनसंख्या रहने के लिए प्रेरित होती है, या फिर खनिज निक्षेप ज्यादा है किसी क्षेत्र में, तो वहां पर भी रहने के लिए जनसंख्या क्या होती है? प्रेरित होती है, और वहां पर रहती भी है। ये तो हुए भौगोलिक कारक।
जो जनसंख्या के वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ आर्थिक कारक की। किसकी? आर्थिक कारक। वे कौन से आर्थिक कारक हैं जिसके कारण जनसंख्या का जो वितरण है वो प्रभावित होता है? जैसे आर्थिक कारक के अंतर्गत क्या आएगा? औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा उद्योगों के अंतर्गत, आपने देखा एक उद्योग कई उद्योगों को जन्म देता है ना? तो जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वो क्या करते हैं? रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। सबसे पहले तो रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। और इन रोजगार को प्राप्त करने के लिए लोग क्या करते हैं? बड़ी संख्या में जो औद्योगिक क्षेत्र के, जैसे कि ये औद्योगिक क्षेत्र है ना, यहाँ पर उद्योग लगा हुआ है, तो बाकी सभी जगहों से लोग किसकी तरफ आकर्षित होंगे? इसकी तरफ, औद्योगिक क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो फिर जीवन का जो पहिया है, पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो अपनी जरूरत की चीजें पूरी करेंगे, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुविधा है, ये सब पूरा करेंगे, है ना, जो जीवन की आवश्यकता है। इसलिए जहां भी रोजगार उत्पन्न होंगे, और कहाँ उत्पन्न होंगे? औद्योगिक क्षेत्र में। तो इस तरह से ये आर्थिक कारक बनता है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने के लिए, अर्थात रोजगार के अवसर प्रदान करेगा ये औद्योगिक क्षेत्र। तो यहाँ पर जनसंख्या क्या होगी? जनसंख्या अधिक निवास करेगी, इसके आसपास जनसंख्या अधिक होगी यहाँ पर, है ना? जैसे जैसे भारत में मुंबई, भारत में मुंबई, यहाँ पर जनसंख्या क्या है? अधिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र बहुत सारे हैं, है ना? इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा। वहीं दूसरी तरफ ओसाका, जापान में ओसाका, ये भी रोजगार के अत्यधिक अवसर प्रदान करता है। तो इस क्षेत्र की ओर क्या होते हैं? लोग आकर्षित होते हैं। तो जिस क्षेत्र की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र जिसमें आता है, वहां पर रोजगार मिलते हैं, इस कारण से लोग उस तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये हो गया आर्थिक कारक। जहां कहीं भी आर्थिक अर्थात अर्थ से जुड़ा, पैसे से जुड़ा हुआ पक्ष होगा, वो क्या करेगा? आकर्षित करेगा। या और भी सरल शब्दों में कहें तो जहां कहीं भी रोजगार मिलेंगे, वहां पर क्या होगा? जनसंख्या अधिक निवास करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक कारक कैसे हो सकता है? जैसे धर्म और सांस्कृतिक जो महत्व वाले जो स्थान होते हैं, सॉरी, धर्म और सांस्कृतिक महत्व के जो स्थान होते हैं, महत्व के स्थान जो होते हैं, यहाँ आकर्षित करते हैं। किसके कारण? धर्म। विशेष क्या है? हेडिंग से ही पता चल रहा है सांस्कृतिक कारक है। तो धर्म और सांस्कृतिक महत्व के कारण ये स्थान जो है लोगों को, जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये ऐसे जो भी क्षेत्र होते हैं धर्म और सांस्कृतिक महत्व से जुड़े हुए क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। वहां पर क्या होगी? जनसंख्या अधिक होगी। ऐसे क्षेत्रों में भी क्या होगी? जनसंख्या अधिक होगी। जनसंख्या अधिक होगी। क्यों अधिक है? धर्म और सांस्कृतिक महत्व के कारण। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं वाराणसी, बनारस, है ना, एक धार्मिक स्थल है जो कि यहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही यरूशलेम और वेटिकन सिटी, यहाँ पर भी अच्छी जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी, अधिक जनसंख्या निवास करती है। ये सब धर्म से जुड़े हुए स्थल हैं। ठीक है, यरूशलेम, वेटिकन सिटी, ये सब धर्म और सांस्कृतिक महत्व से जुड़े हुए स्थल हैं। आगे देखिए सामाजिक कारक। सामाजिक कारक क्या हो सकते हैं?
सामाजिक कारक है कि जब लोग अच्छा स्वास्थ्य, आवास अर्थात घर या निवास या शिक्षा इन्हें पाने के लिए या इसके लिए कहीं निवास करते हैं, जहाँ कहीं भी अच्छा, सपोज करिए कोई क्षेत्र है, वहाँ पर स्वास्थ्य अच्छा है, स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है, अच्छी हैं, वहाँ पर आसानी से रहने को घर मिल जा रहा है, शिक्षा भी अच्छे स्तर की प्राप्त हो जा रही है, तो ऐसे क्षेत्र क्या होते हैं, अत्यधिक घने बसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जनसंख्या रुकना चाहती है। क्यों रुकना चाह रही है? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, आवास अच्छे हैं, शिक्षा अच्छी है यहाँ पर, जो आसानी से उपलब्ध भी है, इसलिए ये क्षेत्र क्या होते हैं, अत्यधिक घने बसे होते हैं। जैसे यदि मैं कहूँ तो भारत में पुणे आपने सुना होगा, लोग घूमने के लिए भी बहुत जाते हैं ना, पुणे, कहाँ गए थे, पुणे गए थे, तो ये कारक भी हो सकते हैं। तो कई कारक उत्तरदायी हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, अलग अलग कारणों से अलग अलग स्थानों पर या क्षेत्रों पर जनसंख्या अधिक हो सकती है और कम हो सकती है। क्या कारण हो सकते हैं ये आपने जाना, तो ये कुछ कारण हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं जनसंख्या परिवर्तन को। अगली हेडिंग क्या है, जनसंख्या परिवर्तन। क्या होता है जनसंख्या परिवर्तन? जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन है कि मानव की जो जनसंख्या है, जो संख्या है, उसमें एक परिवर्तन हो जाए, है ना। जैसे कि कल एक, सपोज करते हैं कि ईसा नहीं, बहुत पहले 20-25 साल पहले चले जाते हैं, जैसे कि 20-25 साल पहले जनसंख्या थी किसी क्षेत्र की, सपोज ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र की जनसंख्या थी 100, है ना, और वर्तमान समय में इसी क्षेत्र की जनसंख्या 100 रहे, है ना, तो ये क्या हो गई, जनसंख्या स्थिर हो गई। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जनसंख्या स्थिर होगी, तो जनसंख्या कभी स्थिर नहीं होती है। अगर 20-25 साल उदाहरण स्वरूप ले रहे हैं कि पहले जनसंख्या 100 थी, तो हो सकता है अब जनसंख्या वर्तमान समय में 300 हो जाए, ठीक है, तो जनसंख्या क्या हो रही है, बदल रही है, लेकिन एक निश्चित अवधि में इसे लेंगे, यही कहलाता है जनसंख्या परिवर्तन। एक निश्चित अवधि में निश्चित समय में अवधि के दौरान लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है, लोगों की संख्या में जो परिवर्तन है, परिवर्तन होता है, वही है जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन, है ना। अब प्रश्न है जनसंख्या परिवर्तन होता ही क्यों है? जनसंख्या परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि हम लगातार जन्म हो रहा है और मृत्यु भी हो रही है, तो इस तरह से जनसंख्या में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, इस तरह से जनसंख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है। विश्व की जो जनसंख्या है वो क्या है, स्थिर नहीं है। हो सकता कभी अब से ये भी पूछ लिया जाए, तो विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जन्म और मृत्यु में परिवर्तन होता रहता है, यही परिवर्तन क्या कहलाता है, बन जाता है जनसंख्या परिवर्तन, ठीक है। यही लिख दूं, चलिए ये भी लिख लीजिए, जन्म और
मृत्यु की संख्या में परिवर्तन से है। क्या? जनसंख्या परिवर्तन, और भी सरल शब्दों में। ठीक है, चलिए इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या पाते हैं कि वर्ष 1800 तक जो मानव का इतिहास रहा है उसमें वर्ष 1800 तक विश्व की जो जनसंख्या वो बहुत धीरे धीरे बढ़ी है। कहाँ तक? वर्ष 1800 तक मानव जनसंख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ी है, बहुत धीरे धीरे बढ़ी है। ठीक है, लेकिन हम जैसे ही 1804 में पहुंचते हैं तो हम पाते हैं कि जो विश्व की जनसंख्या है, इसकी विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई? 1 अरब हो गई। 1 अरब कितनी हो गई? 1 अरब जनसंख्या हो गई। तो 1804 तक पहुंचते पहुंचते जनसंख्या कितनी हो गई विश्व की? 1 अरब हो गई। यही हम इसी क्रम में जब आगे देखेंगे तो हम देखते हैं कि 1959 में जनसंख्या जल्दी ही बहुत तेजी से बढ़ती है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि जो जनसंख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी, 1804 में हमने देखा कि जो विश्व की जनसंख्या है वो 1 अरब पहुंच जाती है, मतलब 1 अरब हो जाती है। तो इस समय जनसंख्या बहुत धीरे धीरे क्यों बढ़ रही थी? उसका कारण क्या है? बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी जनसंख्या, बहुत धीरे धीरे जो जनसंख्या बढ़ रही थी, या आप यहाँ पर लिख लें, है ना, जो जनसंख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी तो बड़ी संख्या में इस समय बच्चे जन्म ले रहे थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी नहीं थी। तो कुछ कारण होते हैं जनसंख्या के बढ़ने के और घटने के। जैसे जनसंख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका मतलब है कि जन्म दर, या जन्म दर यहाँ अभी आप ना लिखें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या है? बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में बच्चे जन्म ले रहे थे, जन्म लेते, लेकिन मृत्यु भी शीघ्र हो जाती। क्या हो जाता? लेकिन मृत्यु भी शीघ्र हो जाती। ठीक, और क्या कारण हो सकता है? स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं थी। स्वास्थ्य सुविधाएं क्या थी? बेहतर नहीं थी, बेहतर नहीं थी। और सभी लोगों के लिए ये जो 1800 तक का या 1804 तक का जो समय है, इस समय तक किसान जो भोजन है उपलब्ध कराने में क्या थे? सक्षम नहीं थे, अर्थात पर्याप्त उत्पादन नहीं होता था। तो सभी को भोजन, पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता था। आप लिख सकते हो, सभी को इस समय तक सभी को पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। इस वजह से जनसंख्या कैसे बढ़ रही थी? धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब आप इन फैक्टर्स को याद रखिएगा। जनसंख्या बढ़ने के लिए क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे। यदि जनसंख्या कहीं बढ़ रही है, आगे विश्व की बढ़ेगी, तो उसमें यही सब फैक्टर क्या हो जाएंगे? लागू हो जाएंगे, है ना। तो हम इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम इस ओर चलते हैं। हमने जाना विश्व की जनसंख्या 1804 में ईस्वी में 1 अरब हो गई। वहीं हम जब आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि 1959 में जनसंख्या कितनी हो जाती है? 3 अरब। कितनी हो गई जनसंख्या? 3 अरब। सोचिए, जब से ईस्वी को काउंट किया जा रहा है उस समय से लेकर, या मानव इतिहास से लेकर 1804 ईस्वी तक जनसंख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ी, है ना।
इतना समय लगा, 1800 वर्षों का तो समय लगा ना 1 अरब होने में। वहीं लगभग 150 वर्ष के अंदर ही जनसंख्या कैसे हो गई, 2 गुना से अधिक हो गई, है ना, बहुत अधिक हो गई, 3 अरब जनसंख्या पहुंच गई। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्षेत्र जब 1959 में जनसंख्या कितनी हो गई, 3 अरब, तो इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया जनसंख्या विस्फोट, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से जनसंख्या बढ़ी। ये क्या कहलाया, जनसंख्या विस्फोट हो गया। यहाँ जनसंख्या विस्फोट हुआ क्यों, क्योंकि क्या मिलने लगा, सभी को पर्याप्त भोजन, जो कि पहले उपलब्ध नहीं था अब होने लगा, अर्थात इसे आप कह सकते हो खाद्य आपूर्ति, फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित हुई, जिसके कारण लोग जीवित रहने लगे, है ना। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई, जिससे लोगों की जो मृत्यु हो रही थी बहुत तेजी से, उसमें कमी आई, बेहतर हुई। तो फाइनल क्या रिजल्ट आया, फाइनल आया कि जन्म अभी भी बहुत अधिक हो रहा है ना, क्या है, अधिक है, लेकिन मृत्यु कम ही लोगों की मृत्यु हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, 1800 तक जन्म दर अधिक थी और मृत्यु दर भी अधिक थी, ठीक है। वहीं इससे आगे जब देखेंगे तो वर्ष 1999 तक जब पहुंचे तो पाया कि जनसंख्या कितनी हो गई, 6 अरब हो गई। अब जनसंख्या और तेजी से बढ़ रही है, लगभग 30-40 वर्ष के अंतर पर ही जनसंख्या कैसी हो गई, डबल हो गई, है ना। तो जनसंख्या लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही है, विश्व की जनसंख्या है, ध्यान रहे। और वर्ष 2022 तक आते आते जनसंख्या 8 अरब भी पार कर गई, क्या कर गई, 8 अरब भी पार कर गई। आपने जाना कि जन्म को साधारण तौर पर यदि आंका जाए या मापा जाए तो किस तरह से मापेंगे, जन्म दर के रूप में मापेंगे, किसे, जन्म दर के रूप में, जन्म दर, बर्थ रेट, है ना, कैसे, प्रति 1000 व्यक्तियों, कितने, 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म की संख्या से इसे मापा जाता है, कितने जीवित जन्म हुए, ठीक है, कितने जीवित जन्म हुए प्रति 1000 व्यक्तियों पर इसे मापा जाता है, इसे याद रखना है। वहीं यदि मृत्यु दर की गणना की जाए तो कैसे करेंगे, जिसे कहते हैं डेथ रेट, इसकी गणना करने के क्रम में प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसकी संख्या, मृतकों की संख्या, कितने मृत्यु को प्राप्त हुए, उनकी जो संख्या है उससे इनकी गणना की जाती है, डेथ रेट निकाला जाता है, ठीक है। और जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। तो अभी समझ में आया कि जनसंख्या परिवर्तन क्या है और क्यों मैंने लिखा था कि जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन ही क्या है, जनसंख्या परिवर्तन है। तो जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन का प्राकृतिक कारण है, लिख सकते हैं आप, जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है, क्या है, प्राकृतिक कारण है, ठीक है। और यदि ग्रोथ रेट, ये जो बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करें तो एक देश में, कोई भी एक देश, उस देश के जो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर होता है, ठीक है,
कोई देश है जिसके जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो भी अंतर होगा वो अंतर क्या कहलाएगा? प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाता है। नेचुरल ग्रोथ रेट, प्राकृतिक वृद्धि दर। नेचुरल ग्रोथ रेट, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर नेचुरल ग्रोथ रेट कहलाता है। जैसे किसी देश की जन्म दर और मृत्यु दर समान हो, जैसे किसी देश की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है? समान है, एक जैसी है। अर्थात मान लेते हैं 100 लोगों का जन्म हुआ और 100 लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है? या फिर कुल जनसंख्या 100 थी, उसमें 20 का जन्म हुआ, ठीक है? तो 120 हुए, लेकिन 20 की ही मृत्यु हो गई, है ना? तो क्या हो गया? दोनों समान हो गए। तो जन्म दर और मृत्यु दर समान हो तो जनसंख्या कैसी होगी? एक जैसी ही रहेगी, एक जैसी ही रहती है ना? और यदि जन्म दर क्या हो? अधिक हो और मृत्यु दर कम हो, जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो, तब क्या होगा? तब कैसी स्थिति बनेगी उस देश में? ऐसी स्थिति में जनसंख्या क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि हो रही है, अर्थात बढ़ रही है। जन्म लेने वालों की संख्या क्या है? अधिक है उस देश में, लेकिन मृत्यु कम लोगों की हो रही है, तो जनसंख्या वृद्धि की स्थिति दिखाती है। वहीं यदि बात करें किसी देश में जन्म दर क्या हो? कम हो, अर्थात जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कम है, लेकिन मृत्यु दर अधिक है। क्या है? अधिक है। इसका तात्पर्य क्या होगा? जनसंख्या कम होगी यहाँ पर, जनसंख्या कम होगी यहाँ पर, या लगातार कम होती जाएगी, ठीक है? तो ये प्राकृतिक ग्रोथ रेट का तरीका है समझने का कि किस तरह से आप किसी देश में आकलन करेंगे कि वहां पर जन्म दर क्या है और मृत्यु दर क्या है। जन्म दर और मृत्यु दर समान है, अर्थात एक जैसी स्थिति है, जनसंख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर कम है, अर्थात उस क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, क्योंकि जन्म अधिक है और मृत्यु कम है। वहीं तीसरे प्रकार में हम देखते हैं जहाँ जन्म दर कम है, बच्चे कम जन्म ले रहे हैं और मृत्यु अधिक हो रही है, ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती जाती है। ये हुआ जनसंख्या परिवर्तन के बारे में जो हमने जाना अभी। ये जनसंख्या परिवर्तन आपने जाना है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो अंतर है वो जनसंख्या परिवर्तन है। एक जनसंख्या परिवर्तन ये है। एक और तरीका है जिससे जनसंख्या परिवर्तन होता है, कैसे? उसे कहते हैं प्रवास। क्या कहते हैं? प्रवास, माइग्रेशन। इससे भी क्या होगा? जनसंख्या परिवर्तन होता है। अब ये प्रवास क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को, आना हो या जाना हो, दोनों को ही क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष
में लोगों के आने जाने को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ माइग्रेशन के भी दो प्रकार नहीं, इसे हम कुछ और तरीके से समझते हैं। यहाँ पर है ना, आने जाने को। जब कोई व्यक्ति नए देश में जाता है या नए क्षेत्र में जा रहा है, उसे क्या कहेंगे? आप्रवास। क्या कहेंगे? आप्रवास। इंग्लिश में इमिग्रेशन। ये शब्द बहुत कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए पहले ही मैं आपको बता दे रही हूँ। आप्रवास, जब व्यक्ति नए देश में जाता है। देश की जगह आप क्षेत्र भी कर सकते हैं, देश या फिर क्षेत्र। ठीक है, में जाता है तो क्या कहलाता है? आप्रवास कहलाता है, इमिग्रेशन। और जब कोई व्यक्ति एक देश को छोड़ता है, जैसे आप भारत से छोड़कर अमेरिका गए, है ना, तो आपने भारत को छोड़ा तो उत्प्रवास, अमेरिका में पहुंचे, वहां पर तो गए ना, तो आप्रवास, वहां के लिए आप्रवासी होंगे। और अपने देश के लिए उत्प्रवास किया आपने, है ना, उत्प्रवासी हैं। उत्प्रवास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इमिग्रेशन। जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है, देश या क्षेत्र को छोड़ता है, तो ये इससे जुड़े हुए बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और अक्सर आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले यही क्लियर कर दिया। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक और कारण है। ये जनसंख्या परिवर्तन प्रवास के कारण भी होता है। लोग एक देश में अथवा एक देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। तो उत्प्रवासी आप जान गए किसे कहते हैं? वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। जो अप्रवासी कौन होते हैं? वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। जो देश में आते हैं। अप्रवासी, वे लोग होते हैं, चलिए लिखने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। अच्छा, प्रवास भी दो तरह से होता है। जैसे देश के अंदर प्रवास करना, प्रवास वैसे तो कई तरह से होता है। जनसंख्या परिवर्तन करता है जो प्रवास, देश के अंदर होता है एक तो, ठीक है, और दूसरा है देश के बाहर, मीन्स एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं आप, तो दोनों ही प्रवास कहलाएगा। ठीक है, एक देश से दूसरे देश जाना वो भी प्रवास है, और देश के अंदर प्रवास करना मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक जिले से दूसरे जिले या एक राज्य से दूसरे राज्य जाना, ये भी क्या है? प्रवास कहलाता है। तो एक देश के बाहर की बात करें तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास से संख्या बढ़ी है। ठीक है, और सूडान जो देश है वहां पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ भीतरी प्रवास से संख्या बढ़ी है। किसकी? मानव की। तो ये देश के अंदर प्रवास करने से ही संख्या बढ़ी है। वहीं बात करें सूडान की,
जो कि एक देश है, इसकी संख्या लोगों के बाहर चले जाने से अर्थात उत्प्रवास के कारण यहाँ पर क्या हुआ, आप्रवास हुआ। भीतरी प्रवास से संख्या बढ़ी और सूडान में उत्प्रवास हुआ अर्थात लोग बाहर चले गए। उत्प्रवास से जनसंख्या में कमी आई है। तो ये भी एक तरीका है जनसंख्या परिवर्तन का। ठीक है, प्रवास क्यों करते हैं लोग, ये भी एक पक्ष है। माइग्रेशन क्यों करते हैं? जब कोई प्रवास करता है, माइग्रेशन करता है, जिसके कारण जनसंख्या परिवर्तन होता है। आप जहाँ कहीं भी काम करने के लिए जाएंगे तो वहां के लिए तो आप प्रवासी हो गए ना, लेकिन जहां भी आप काम करने गए हैं वहां सपोज करिए पहले से 100 लोग रहते थे, बाहर से 10 लोग और चले गए वहां पर काम करने के लिए, तो वहां की जनसंख्या कितनी हो गई, 110 हो गई। तो वहां जनसंख्या बढ़ी है ना। लेकिन आप जहां से गए, यहाँ पर भी सपोज 100 लोग थे, 100 लोग रहते थे, लेकिन यहाँ से 10 लोग चले गए, तो यहाँ जनसंख्या क्या हो गई, कम हो गई कि नहीं हो गई। तो इस तरह से ये जनसंख्या परिवर्तन आप स्पष्ट देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बात कर रहे थे हम कि प्रवास क्यों करना होता है, क्या जरूरत आन पड़ती है कि प्रवास करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। उसके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण कारक उत्तरदायी हैं। एक सामान्य प्रवृत्ति जो देखने को मिलती है प्रवास के दौरान, लोग अच्छे अवसरों की तलाश में क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, है ना, शिक्षा मिल जाए, और सबसे ज्यादा जरूरी, जो सबसे कह सकते हो सामान्य तौर पर देखने को मिलता है प्रवास करने के लिए, रोजगार की तलाश में लोग प्रवास करते हैं। ठीक है, रोजगार के प्रवास में लोग तलाश करते हैं। प्रश्न, प्रवास क्यों करते हैं? इसका उत्तर क्या है, अवसरों की तलाश में, रोजगार की रोजगार के लिए, कि नहीं, रोजगार के लिए, रोजगार के लिए, अवसरों की खोज में, अवसरों की खोज में, है ना। इस तरह से इसे प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। इसके अतिरिक्त एक जो विकासशील होता है, विकासशील देश होता है, वहां के लोग विकसित देशों की ओर प्रवास करते हैं आर्थिक दृष्टि से या अधिक धन प्राप्त करने के लिए, है ना। आर्थिक अवसरों की खोज में विकसित देशों की ओर, विकसित राष्ट्रों की ओर प्रवास करते हैं। वहीं देश के अंदर अगर देखें तो बड़ी संख्या में लोग किसकी तलाश में, देश के अंदर रोजगार के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। जैसे आप हाई स्कूल कर लेते हैं जब, तो आप क्या कहते हैं कि अब मैं शहर जाके पढ़ाई करूंगा, तो ये क्या है, आप शहर जाकर पढ़ाई करेंगे। आप अभी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो ग्रामीण से शहर की ओर क्या किया आपने, प्रवास किया। ठीक है, तो शिक्षा के लिए, लेकिन किसके लिए किया, शिक्षा के लिए किया आपने। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रवास करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रवास करते हैं देश के अंदर। और सरल शब्दों में कहें तो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास किया जाता है। क्या प्राप्त करने के लिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये बेहतर प्राप्त करने के लिए प्रवास होता है। तो ये कुछ कारण हैं जो ये बताते हैं कि प्रवास क्यों करते हैं लोग। ठीक है, क्या कारण है। लेकिन इससे क्या होता है, प्रवास होने से, यदि लोग प्रवास कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पर जनसंख्या परिवर्तन होगा। जहां से गए हैं वहां पर भी परिवर्तन दिखेगा, उस क्षेत्र में भी परिवर्तन दिखेगा, और जहां जा रहे हैं वहां की जनसंख्या में भी परिवर्तन होगा। वहां की जनसंख्या बढ़ेगी, जहां से गए हैं ये वहां की जनसंख्या कम होगी। तो कुछ बातें हैं जो आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या परिवर्तन का पैटर्न, प्रतिरूप।
जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप क्या है, पैटर्न क्या है? पैटर्न की बात करें तो हर जगह क्या है, जनसंख्या एक समान नहीं है ना? जनसंख्या परिवर्तन अलग अलग है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या कम है। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो विश्व में अलग अलग है। जैसे आपने जाना कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है विश्व के स्तर पर। 1800 तक जनसंख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ी। 1804 में आपने देखा 1 अरब हो गई जनसंख्या, फिर 1959 में 3 अरब हो गई, और 1999 में 1999 में कितनी हो गई, 6 अरब हो गई, और 2022 तक पहुंचते पहुंचते जनसंख्या 8 अरब पार कर गई विश्व की। ठीक है, जनसंख्या तो 8 अरब पार कर गई, लेकिन ये जनसंख्या सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वितरित नहीं है। ठीक है, एक समान रूप से वितरित नहीं है। जैसे जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, वृद्धि दर ऊंची है मीन्स ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जन्म दर है और जो मृत्यु दर है दोनों ही उच्च है, हाई है, दोनों ही उच्च है। यहाँ पर जन्म भी बहुत तेजी से हो रहे हैं और मृत्यु भी बहुत तेजी से हो रही है। ठीक है, हाल ही में यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं केन्या जैसे क्षेत्रों में बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं, मृत्यु दर में कमी आई है। स्वास्थ्य सुविधाओं जब जहाँ कहीं भी बेहतर होंगे वहां पर मृत्यु दर में कमी आएगी, लेकिन जन्म दर अभी भी क्या है, बहुत अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ी हुई है। जनसंख्या परिवर्तन में जो वृद्धि है वो बढ़ी हुई है। वहीं अन्य देशों की बात करें जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, एक अन्य देश की बात करें तो यहाँ पर निम्न जन्म दर है। जन्म दर क्या है, निम्न है। आप निम्न की जगह कम कर लीजिए। जन्म दर कम है और मृत्यु दर भी कम है। जन्म की जो दर है, जन्म लेने वालों की जो संख्या है वो भी कम है, और मृत्यु जिनकी हो रही है, जो मृतक है वो भी कम है ना? तो ऐसे में जनसंख्या क्या हो जाएगी, जनसंख्या की जो वृद्धि है वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। वृद्धि की जो दर है, जो स्पीड है, जो रफ्तार है ना, क्या हो जाती है, मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो जनसंख्या परिवर्तन का प्रतिरूप है, पैटर्न है, वो सभी जगहों पर एक समान नहीं है, अलग अलग है। जनसंख्या जरूर 8 अरब हो गई है, लेकिन वो एक समान रूप से वितरित नहीं है, और अलग अलग जनसंख्या में परिवर्तन देखने को अलग अलग क्षेत्रों में मिलता है। कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर, जैसे कि जो विकसित देश है ना, अमेरिका है, यूरोप है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इन जगहों पर क्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्याप्त रूप से भोजन, फूड सिक्योरिटी, खाद्य आपूर्ति आसानी से उपलब्ध है। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं वहां पर क्या होगा, वहां पर जन्म क्या है, आसान है, वहां पर सुविधाएं उपलब्ध है। ठीक है, और केन्या जैसे जो क्षेत्र है वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है।
जिससे कि जो जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है, जिससे दोनों ही उच्च हैं। और क्या है वहां की फाइनल क्या है, वहां पर फाइनली ये है, कह सकते हैं निष्कर्ष के तौर पर, कि जनसंख्या वृद्धि लगातार वृद्धि दर बनी हुई है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं अगली क्लास में। क्या पढ़ेंगे हम? पॉपुलेशन कंपोजिशन, जनसंख्या संगठन। ओके, थैंक यू।